Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub, and in this video we will be learning about the freedom struggle in Princely India. Princely India में हम लोग freedom struggle को पढ़ेंगे इस वीडियो में। ये जो सीरीज है मेरी, ये सीरीज है इंडियन हिस्ट्री की, इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री की, जिसका रेफरेंस मैंने बिपिन चंद्रा के बुक से लिया हुआ है। बिपिन चंद्रा की इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, या फिर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हो तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप इसको आप इंजॉय करोगे, फुल इंजॉय करोगे, बिकॉज यहाँ पे जो मेरा तरीका होगा मुझे 100% उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, बिकॉज इसमें मेहनत लगी है मेरी। एंड मैंने कोशिश ये किया है कि मैं आपको ऐसा मटेरियल दे दूँ जिस पे आप ट्रस्ट कर सको, एंड मैं आपके समय को बचा सकूं। तो अगर आप बुक पढ़ने जाते हो तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत पतली या बहुत मोटी किताब है, मीडियम साइज किताब है ये, पतली भी बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप इसको ऐसे पढ़ोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको हफ्ते या 10 दिन के अंदर इसको कंप्लीट कर लो इन वीडियोज़ के थ्रू। ठीक है, अगर 6-7 घंटे पढ़ोगे तो आसानी से 7 या 10 दिन, वो इंडिविजुअल की कैपेसिटी के ऊपर है, कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, और मोर ओवर एक एक्सप्लेनेशन जो होता है टीचर का वो जल्दी समझ में आता है आपको। अगर आप खुद पढ़ते हो तो उसके भूलने की टेंडेंसी ज़्यादा हो सकती है, उसमें एफर्ट ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप चाहते हो कि रिलैक्स होकर पढ़ भी लो, सीख भी लो जल्दी, तो ये तरीका हमेशा अच्छा होता है कि टीचर से पढ़ो। एंड ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप किसी अच्छे एजुकेटर से पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत रेयर ऐसे एजुकेटर होते हैं जो अच्छे होते हैं। मुझे नहीं पता मैं कितना अच्छा हूँ या फिर कितना बुरा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे दूँ। मेरा प्रयास 100% अपने तरफ से हमेशा रहता है और आपके लिए हमेशा रहता रहेगा। ठीक है, तो ये सीरीज आप पूरी देखना, स्टार्ट करना 1 से। पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, नोट तो आपको बनाना नहीं है, तो जो टाइम जो आप लगाते हो नोट बनाने में और वो पता नहीं हर बंदे में वो एबिलिटी नहीं होती है, शुरुआती दौर में तो और भी। तो अगर चीज़ें मिल जाए जिससे आपको हेल्प मिल जाए तो काफ़ी अच्छा है, आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। इससे पहले बता दूँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, इससे मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, 28th चैप्टर है ये, फ्रीडम स्ट्रगल इन प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली इंडिया। ठीक है, स्टार्ट करेंगे एक एक करके, पॉइंट वाइज देखेंगे। तो देखो, अगर उस समय की सब कॉन्टिनेंट की बात करें, सब कॉन्टिनेंट का मतलब हम लोग उस समय विभाजित नहीं थे। हमारा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो इंडिया था वो सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था। सब कॉन्टिनेंट इसलिए बिकॉज जो एरिया था हमारे पास वो काफ़ी बड़ा था, तो इसलिए कॉन्टिनेंट तो नहीं, हम लोग सब कॉन्टिनेंट थे। उस सब कॉन्टिनेंट का 2/5वां भाग प्रिंसली स्टेट था, प्रिंसली इंडिया था, जिसको प्रिंसेस, इंडियन प्रिंसेस रूल करते थे, और रिमेनिंग जो 3/5 भाग था उस पर ब्रिटिश इंडिया का शासन था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वहाँ पे, ब्रिटिश इंडिया उस टेरिटरी को बोलते थे, ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। तो वैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखोगे तो कुछ मैंने स्टेट्स यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद, जिसको निजाम के द्वारा शासित किया जाता था, निजाम शासित करता था इसको। ठीक है, इसको आज़ाद करवाने में या फिर इंटीग्रेट कराने में कहो, भारत में आज़ादी के बाद बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी थी, बहुत मुश्किल से हैदराबाद को इंटीग्रेट किया गया था, आर्मी बुलानी पड़ी थी, इतना जान लो। ठीक है, आर्मी ने लास्टली सरेंडर करवाया निजाम को और हैदराबाद हमारे भारत का अभिन्न अंग बना। तो बहुत मुश्किल हुई थी, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे आ सकते हैं, आते हैं। मैसूर अगेन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्रिंसली इंडिया का, कश्मीर अगेन एक एग्जाम्पल, एंड कुछ छोटे छोटे भी थे। ये तीनों स्टेट बड़े बड़े थे, इसके अलावा बहुत सारे छोटे, न्यूमरस स्मॉल स्टेट्स वर देयर एंड दे वर कॉल्ड प्रिंसली इंडिया। वो छोटे ही सही, लेकिन उसको प्रिंसेस के द्वारा रूल किया जाता था। ठीक है, बाकी जो एरिया था जिसको ब्रिटिश इंडिया कहते हैं, वो उस समय ब्रिटेन के द्वारा रूल किया जाता था और उस एरिया को ब्रिटिश इंडिया कहते थे। आगे बढ़ेंगे तो भाई, अब ये जो एरिया था प्रिंसली इंडिया, इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गारंटी दिया था कि प्रिंसेस को कोई भी थ्रेट होगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको देख लेगी, उससे निपट लेगी। कहने का मतलब एक एश्योरेंस दिया गया था, एक गारंटी दिया गया था प्रिंसेस को कि आप पे कोई भी थ्रेट नहीं आएगा।
और अगर बात करें कि वहाँ पे लैंड टैक्स सिस्टम वगैरह क्या था, तो जो प्रिंसली इंडिया था वहाँ पे लैंड टैक्स ज़्यादा लिए जाते थे, वहाँ की जनता से ज़्यादा लैंड टैक्स लिया जाता था। द लैंड टैक्स वॉज यूजुअली हेवियर एंड देयर वॉज लेस रूल ऑफ लॉ, मतलब कि शासन जो था वो प्रिंसेस जो थे, या फिर हैदराबाद के केस में निज़ाम को ले लो, तो रूल ऑफ लॉ नहीं फॉलो किया जाता था। कोई गारंटी नहीं थी कि एक, देखिए, एक एरिया को एक भौगोलिक दृष्टिकोण से कोई भी एरिया हो उसको रूल करने के लिए रूल ऑफ लॉ जरूरी है, कानून का होना बहुत जरूरी है। लेकिन उस समय के प्रिंसली इंडिया में कानून नहीं था, रूल ऑफ लॉ का प्रेजेंस बहुत कम था, एंड सिविल लिबर्टीज तो और भी ज़्यादा कम थी। मतलब लोगों के जो आम राइट्स होते हैं, सिविल लिबर्टीज जो होती हैं, वो बहुत कम थी। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम थे प्रिंसली स्टेट में या फिर प्रिंसली इंडिया, दोनों बातें सेम है, प्रिंसली इंडिया कह लो और प्रिंसली स्टेट्स कह लो। ठीक है, देन हालांकि कुछ प्रिंसली स्टेट्स ने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड रिफॉर्म्स, टैक्सेशन से रिलेटेड रिफॉर्म्स, और पावर्स भी कुछ स्टेट ने ट्राई किया था देने को पीपुल को कि वो पार्टिसिपेट कर सके अगर शासन की बात करें तो। लेकिन ये बहुत लिमिटेड था, बहुत ही कम जगह ये सारी चीज़ें मिली थी और बहुत मुश्किल में थे वहाँ के लोग। टैक्सेशन बहुत ज़्यादा था, एडमिनिस्ट्रेशन में रूल ऑफ लॉ की कमी थी, और पीपल को तो पार्टिसिपेट करने का अगर बात करें गवर्नेंस में बहुत कम चांसेस थे। हालांकि कुछ डेफिनेटली रिफॉर्म्स हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेशनल मूवमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ा, जैसे जैसे ग्रो किया, स्पेशली अगर बात करें गांधी जी के मूवमेंट के बाद, तो प्रिंसेस जो थे उसमें कई बार उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। दे बिकेम द बुलवॉक ऑफ रिएक्शन। एंड एग्जाम्पल के तौर पे बड़ौदा एंड मैसूर की बात करें, सो दीज टू प्रिंसली स्टेट सक्सीडेड इन प्रोमोटिंग इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड एजुकेशन टू ए कंसिडरेबल डिग्री। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सारे प्रिंसली स्टेट बिल्कुल नेशनल मूवमेंट से अलग हो गए थे। जब नेशनल मूवमेंट ग्रो हुआ तो इनफैक्ट कुछ प्रिंसेस ने उसमें सपोर्ट भी किया, जैसे कि बड़ौदा का प्रिंस या फिर मैसूर जो प्रिंसली स्टेट था उसने प्रमोट किया इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म को, एंड एजुकेशन को भी उन्होंने सर्टेन डिग्री तक डेवलप करने की कोशिश की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट में उनका भी योगदान था, लेकिन सबका बहुत ऐसा नहीं था, सबका योगदान इतना ज़्यादा नहीं था और कम ही था। इनफैक्ट कई तो ऐसा नहीं चाहते थे कि इसमें मिल जाए, और कईयों को तो 3 जो स्टेट थे बड़े मुश्किल से उनको मिलाया गया। एनीवे, आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है, में क्या हुआ, तो उस समय कुछ जो टेररिस्ट थे जो कि बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट किया था, जो टेररिस्ट ग्रुप के जो नेशनलिस्ट कहे जा सकते हैं, उनके ऊपर जब कार्रवाई शुरू हुई तो वो कई बार भाग के वो जाते थे प्रिंसली स्टेट में और वहीं पे जाके शरण ले लेते थे। तो वैसे टेररिस्ट ही कह सकते हो कि उन्होंने ही धीरे धीरे करके पॉलिटिसाइज करना शुरू कर दिया प्रिंसली इंडिया को। फिर से सुनो, जब सेकेंड डिकेड एंड फर्स्ट एंड सेकेंड डिकेड में 20th सेंचुरी के मतलब 1910-1920 के आसपास कुछ जो टेररिस्ट थे जो कि जिनके ऊपर कार्रवाई कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो भाग के कहाँ गए, प्रिंसली इंडिया में। और वहाँ पे जब गए तो ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे थे नेशनल मूवमेंट में, उन्होंने धीरे धीरे प्रिंसली इंडिया को पॉलिटिसाइज करने का काम किया। अगर बात करें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, प्रिंसली स्टेट के पॉलिटिसाइजेशन में, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का भी काफ़ी योगदान था और खिलाफत आंदोलन का भी या फिर खिलाफत मूवमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान था। न्यूमरस लोकल ऑर्गेनाइजेशन भी प्रिंसली स्टेट में बनने शुरू हो गए। सम ऑफ द स्टेट्स इन विच प्रजा मंडल, तो देखो प्रजा मंडल या फिर उनको स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंसेस कह सकते हैं, ऑर्गेनाइज होने लगे, जैसे कि मैसूर, हैदराबाद, बड़ौदा, काठियावाड़ स्टेट वगैरह में। एंड कुछ डेक्कन के स्टेट्स जैसे कि जामनगर, इंदौर, नवानगर, ठीक है, ये वाले डेक्कन के स्टेट है, हैदराबाद, बड़ौदा, काठियावाड़ वगैरह। देन जामनगर, इंदौर, नवानगर, इन सब में भी धीरे धीरे पीपल्स का जो था या फिर प्रजा मंडली जिसको कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंसेस,
मतलब यहाँ के लोग अब कहीं ना कहीं अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था यहाँ के लोगों ने भी। अगर बात करें दिसंबर 1927 की, तो एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ जब ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, स्टेट्स मतलब प्रिंसली स्टेट की बात हो रही है, तो यहाँ के लोगों को लगा कि भाई प्रिंसली स्टेट में अब प्रिंसेस का जो शासन है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, उसमें काफ़ी बर्बरता है, टैक्स ज़्यादा लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है, सिविल लिबर्टीज़ नहीं देते हैं, तो इसके लिए लड़ा जाना चाहिए। तो लड़ा जाने के लिए कुछ ना कुछ कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होने का ज़रूरत था, और वो ऑर्गेनाइजेशन बना इन द फॉर्म ऑफ ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जिसको AISPC या फिर ऑल इंडिया स्टेट पुलिस कॉन्फ्रेंस के नाम से इस्टेब्लिश कर दिया गया। नेक्स्ट, और इसमें सबसे बड़ा योगदान था कुछ लोगों का, जैसे कि बलवंत राय मेहता और मानिकलाल कोठारी और GR अभयंकर। ये लोग ऐसे लोग थे जो कि प्रिंसली स्टेट में AISPC को गठन करवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं क्या है पॉइंट्स। तो अगर बात करें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पॉलिसी क्या थी रिगार्डिंग द प्रिंसली स्टेट, तो भाई उसके बारे में यहाँ इस पॉइंट में मैं आपको बता दूं कि पॉलिसी जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की रिलेटेड टू इंडियन स्टेट्स, यहाँ पे इंडियन स्टेट का मतलब प्रिंसली स्टेट, ठीक है, प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड क्या पॉलिसी थी। तो पहले फर्स्ट इनंसिएटेड इन 1920 एट नागपुर। नागपुर का जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें यहाँ पे कांग्रेस ने रिजोल्यूशन लिया कि कहीं ना कहीं जो प्रिंसेस हैं उनको देना पड़ेगा, फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा स्टेट में, ठीक है, एंड हैड पास्ट रेसिडेंट्स बिकम मेंबर, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली इस नागपुर सेशन में कहा कि रिजोल्यूशन लिया कि अब जो प्रिंसली स्टेट है उनको वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि वैसी गवर्नमेंट जो जनता को सिविल लिबर्टी दे, जनता को रूल ऑफ लॉ में शासित करे, वैसी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहाँ पे अब बनानी जरूरी हो गई है। और साथ में जो वहाँ के रेसिडेंट्स थे, जो प्रिंसली स्टेट के रेसिडेंट्स थे, उनको छूट दे दी गई कि भाई अब आइए हमारे यहाँ मेंबर बन सकते हैं, मतलब कांग्रेस के मेंबर वो बन सकते हैं। बट जो एक्टिविटी होगी, जो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी स्टेट में, वो कांग्रेस के नाम पे नहीं कर सकते हैं आप। कांग्रेस के नाम पे अभी भी देखो कांग्रेस यहाँ प्रिंसली स्टेट से अपने आप को दूर रख रही है, कह रही है कि ठीक है आके ज्वाइन कर सकते हो, नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन अगर स्टेट के अगेंस्ट में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करोगे तो वहाँ पे कांग्रेस के नाम से नहीं कर सकते हो, इंडिविजुअल के नाम से कर सकते हो। आप अपने पर्सनल कैपेसिटी पे करो, कांग्रेस का नाम देके आप कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टेट में ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। मतलब फुल जो एक सपोर्ट होता है ना वहाँ के लोगों को प्रिंसली इंडिया के, यहाँ पे INC या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने शुरुआती दौर में नहीं दिया था। आगे बढ़ेंगे। जो लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज थी प्रिंसली स्टेट में एंड कुछ कंपैरेटिव पॉलिटिकल बैकवर्डनेस थी जो यहाँ पे प्रिंसली इंडिया में, एंड इंडियन स्टेट्स वे लीगली डिपेंडेंट एंटिटीज, चूँकि ये लीगली इंडिपेंडेंट का मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको सर्टेन लेवल तक लीगली कह सकते हो इंडिपेंडेंट छोड़ दिया था कि आप अपने एरिया को शासन कर सकते हो, इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। रिस्ट्रेंट्स इन फॉर्मल लिंक्स कांग्रेस एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल ऑफ स्टेट। तो इस वजह से क्या हुआ कि कांग्रेस यहाँ पे इंटरफियर करने में इसको दिक्कत आ रही थी कांग्रेस को। एक तो सिविल लिबर्टीज की कमी, दूसरा इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंटिटीज एंड बैकवर्डनेस भी था वहाँ के लोगों में, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकवर्डनेस था। तो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी यहाँ पे मूवमेंट ऑर्गेनाइज करने में, ठीक है। 1929 में एक और बड़ा मूव हुआ जब जवाहरलाल नेहरू, एक्चुअली ये लाहौर कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू लाहौर कांग्रेस में इन्होंने बोला कि इंडियन स्टेट्स कैन नॉट लिव अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। इन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस को समझी इंडियन स्टेट्स की या फिर प्रिंसली इंडिया की कह सकते हो, और ये कहा कि भाई इस मूवमेंट में ये अलग नहीं किया जा सकता इनको। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे शुड कम टुगेदर और नेशनल मूवमेंट में ये लोग भी पार्टिसिपेट करें। लेटर ईयर्स द कांग्रेस डिमांडेड दैट प्रिंसेस गारंटी
फंडामेंटल राइट्स टू देयर पीपल। इस 1929 के लाहौर कांग्रेस सेशन के बाद इनफैक्ट कांग्रेस ने ये भी डिमांड करना शुरू कर दिया कि प्रिंसेस जो हैं यहाँ के, इनको गारंटी देना पड़ेगा फंडामेंटल राइट का टू द पीपल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोजेक्टेड ए स्कीम ऑफ फेडरेशन। तो ये स्कीम के बारे में तो आप जानते होंगे, पहले भी मैंने क्लासेस में पढ़ाए हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसने बेसिकली एक फेडरेशन बनाने का एक स्कीम था बेसिकली ये, जिसमें बोला गया कि जो प्रिंसली स्टेट है, प्रिंसली इंडिया है, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट किए जाएंगे प्रिंसेस के द्वारा, और वो टोटल नंबर जो होगा इसमें नॉमिनेटेड का टोटल नंबर का वो 1/3 होगा। ठीक है, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर। एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस डिमांडेड दैट कि यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होने चाहिए, यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। फिर से समझो, ये 1935 वाले एक्ट में सरकार का जो स्कीम आया उसमें बोला फेडरेशन तो बनाओ, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो नॉमिनी होंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे प्रिंसेस के द्वारा। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो थी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये लोग नॉमिनेट नहीं किए जाएंगे प्रिंसेस के द्वारा, इनको क्यों नहीं इलेक्शन के द्वारा चुना जाए। ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुने जाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 1937 the act that Congress was in power created a new sense of confidence and expectation in the people of states। कहने का मतलब ये है कि 1937 में इलेक्शन हुए और कांग्रेस चुन के आई, उसने सरकार बनाया कई जगह, और ये जो इवेंट था इसने कहीं ना कहीं जो लोग थे स्टेट्स के उनको एक नई दृष्टिकोण दी। इसने समझाया उनको कहीं ना कहीं कि भाई देखो, अब बाकी के जो एरिया है जहाँ पे कांग्रेस शासन कर रही है वो कितना सही है। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इनके अंदर आया कि हाँ, हम भी ऐसा, हमारे साथ भी हो सकता है, और प्रिंसेस के अंदर कब तक हम लोग रूल किए जाएंगे। तो ये एक जो सेंस ऑफ कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था, एक्सपेक्टेशन था, वो क्रिएट हुआ 1937 के बाद। 1938-39 में क्या हुआ कि जो प्रजामंडल्स थे वो बहुत सारे प्रजामंडल बने स्टेट्स में। ठीक है, एंड मेजर स्ट्रगल ब्रोक आउट इन जयपुर, कश्मीर, राजकोट, पटियाला, हैदराबाद, मैसूर, ट्रवनकोर एंड उड़ीसा स्टेट। तो देखो यहाँ पे शुरू हो गया। अब चूंकि जो सरकार बनी थी 1937 के इलेक्शन के बाद, उसने हवा दिया, उसने कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस दिया, जिसकी वजह से कई जगह प्रजामंडल बन गए स्टेट्स में। एग्जाम्पल के तौर पे इनफैक्ट स्ट्रगल भी शुरू हो गया, जयपुर, कश्मीर, राजकोट, पटियाला, हैदराबाद, मैसूर, ट्रवनकोर वगैरह में, उड़ीसा स्टेट में। देन होता है हरिपुरा सेशन। हरिपुरा सेशन हुआ था 1938 में। ये एक मूवमेंट था, ये मूवमेंट लॉन्च किया गया था बाय दीज प्रजामंडल्स। लेकिन अगेन यहाँ पे कांग्रेस ने अपने आप को दूर किया, बोला कि कांग्रेस के नाम पे ये आप मत लॉन्च करना, आप अपना इंडिविजुअल प्रजामंडल्स के नाम पे आप इसको लॉन्च करो, कांग्रेस के नाम पे नहीं लॉन्च करो। अगेन यहाँ पे कांग्रेस ने अपने आप को दूर ही किया, इनफैक्ट फुल सपोर्ट नहीं दिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये फुल सपोर्ट एक्चुअली मैं बता दूं, अभी बता तो आगे पढ़ने को मिलेगा। ये क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद फुल सपोर्ट कांग्रेस का मिलना शुरू हो गया था स्टेट के जो भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, गांधी जी एंड कांग्रेस चेंज्ड देयर एटीट्यूड ऑन द क्वेश्चन। देखो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ तक तो ये सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन बाद में गांधी जी को और कांग्रेस को लगा कि नहीं, हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए। एंड द रेडिकल्स एंड सोशलिस्ट इन द कांग्रेस एज वेल एज द पॉलिटिकल वर्कर्स इन द स्टेट्स हैड इन एनी केस बीन प्रेसिंग फॉर दिस चेंज फॉर द क्वाइट सम टाइम। तो धीरे धीरे करके ये चेंज आने लगा और इनको लगा कि नहीं, अब यार सपोर्ट करना पड़ेगा कैसे भी। अब तो मतलब इनको अलग से नहीं देख सकते आप, इनको नेशनल मूवमेंट में इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद ही ये क्विट इंडिया मूवमेंट का मौका आया। और त्रिपुरी में देखो, त्रिपुरी में मार्च 1939 में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कांग्रेस विद द स्टेट्स पीपल। ठीक है, कांग्रेस ने कहा कि अब हमारा और स्टेट का जो ऑर्गेनाइजेशन है पॉलिटिकल या फिर लोग जो हैं उनमें कोई अंतर नहीं है। 1939 में ही ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने इलेक्ट किया जवाहरलाल नेहरू को अपना प्रेसिडेंट। तो कहीं ना कहीं ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस, ये जो लोग थे अब साथ आना शुरू हो गए। कांग्रेस ने भी बोला कि
ये लोग हमसे अलग नहीं है। इसने भी जवाहरलाल नेहरू को अपना प्रेसिडेंट चुना। तो ये लोग कहीं ना कहीं एक जो मर्जर था इनके बीच में वो शुरू हो चुका था। 1949 में इसको और हवा मिली और क्विट इंडिया मूवमेंट में कांग्रेस ने कहा कि अब हमारे और ब्रिटिश इंडिया और इंडियन स्टेट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, अब हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो ये वो दौर था क्विट इंडिया मूवमेंट जब नेशनल मूवमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस भी मर्ज हो गया और साथ मिलके ये लोग नेशनल मूवमेंट करने लगे। आगे बढ़ते हैं। सरदार पटेल बहुत अच्छा एग्जाम्पल। अगर इंटीग्रेशन की बात करें प्रिंसली स्टेट की तो बहुत बड़ा नाम है। कहीं भी प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो उसमें आंसर सरदार पटेल लगभग हो जाता है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि सरदार पटेल एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को इन्होंने डिफ्यूज किया था, सिचुएशन टू ए ग्रेट डिग्री, ठीक है। जो सिचुएशन बनी थी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इसलिए बन गई थी बिकॉज प्रिंसली स्टेट को मिलाना भारत में बहुत मुश्किल था एंड इनफैक्ट वहाँ पे मूवमेंट चलाना और भी मुश्किल हो जाता था बिकॉज मैंने कॉन्स्टेंट आपको बताया था कि वहाँ पे सिविल लिबर्टीज की कमी थी, इंडिपेंडेंट लीगली इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करते थे ये लोग, इसलिए सरकार का कोई सपोर्ट नहीं, इसलिए यहाँ पे मूवमेंट चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन सरदार पटेल ने इस सिचुएशन को डिफ्यूज किया और डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया, डिप्लोमेटिक प्रेशर, आर्म ट्विस्टिंग, पॉपुलर मूवमेंट्स, ठीक है, एंड देयर ओन रियलाइजेशन, ये सब रीजन थे। डिप्लोमेटिक प्रेशर भी था इनके ऊपर, आर्म ट्विस्टिंग भी हुआ, पॉपुलर मूवमेंट भी हुआ और कुछ प्रिंसेस तो भाई खुद ही से रियलाइज कर गए। धीरे धीरे करके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होने लगा, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट थे वो तो भारत में मिला लिए गए, लेकिन ट्रावनकोर, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई इनको मिलाने में। ट्रावनकोर, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद ये बड़े मुश्किल से मिलाए गए भारत में, ठीक है, इनका एक्सेशन बहुत ही मुश्किल से हुआ। अच्छा, एक और एग्जांपल राजकोट का है। राजकोट एक बहुत छोटा स्टेट था, काठियावाड़ पेनिनसुला में पड़ता है ये, एंड ये स्टेट क्या था, स्मॉल स्टेट ने नाक में दम कर दिया, मिलना ही नहीं चाहते थे ये भारत में, ठीक है। एंड दिस वाज आल्सो द सीट ऑफ वेस्टर्न इंडिया स्टेट एजेंसी, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब ये इसी की कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे कि राजकोट को हमने कैसे भारत में मिलाया, ठीक है। तो देखो भाई, राजकोट के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड जानो। यहाँ पे लगभग 20 साल तक 1930 तक 20 साल तक शासन किया। इसमें लखराज नाम था, लखराज ने इसको शासन किया, ठीक है। और लखराज ने इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट करवाया यहाँ पे राजकोट में। लेकिन 1923 में राजकोट में प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन भी हुआ था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अब धीरे धीरे यहाँ पे राजकोट में एक सेंस ऑफ, कहते हैं ना कि जो प्रिंसली स्टेट के अगेंस्ट एक सेंस बननी तैयार हो गई थी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तौर पे यहाँ पे कहीं ना कहीं इलेक्शन भी कराए गए। लेकिन जो ठाकुर साहिब था, जिसको प्रिंस कहते हैं, जो प्रिंस था यहाँ का राजकोट का, जिसको ठाकुर साहिब के नाम से जाना जाता था, वो कहीं ना कहीं पावर ऑफ वीटो रखता था। ये किसी भी चीज को वीटो से इसको खत्म कर सकता था ये बंदा ठाकुर साहिब, ठीक है। तो हुआ क्या कि राजकोट में बेसिकली धीरे धीरे करके नेशनलिस्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो गई एंड ये शुरुआत जो थी, ये शुरुआत हुई मनसुख लाल मेहता और अमृतलाल सेठ के, कहीं ना कहीं जब उनको परमिशन दिया गया कि भाई काठियावाड़ पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस राजकोट में करो 1921 में, एंड इसको प्रिसाइड किया था विट्ठल भाई पटेल ने। तो विट्ठल भाई पटेल ने जो राजकोट में 1921 में काठियावाड़ पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसको परमिशन दिया गया था किसके द्वारा, यहाँ की राजकोट की जो गवर्नेंस थी उस समय, उसने परमिट किया था मनसुख लाल मेहता, अमृतलाल सेठ को, जो कि जिन्होंने काठियावाड़ पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था 1921 में
जिसको प्रिजाइड किया गया था वल्लभ भाई विट्ठल भाई पटेल के द्वारा। आगे की कहानी देखते हैं। देखो 20 साल शासन करने के बाद लखाजी राज का देहांत हो गया 1939 में, और उनका सन धर्मेंद्र सिंह जी को उनके पोस्ट पे बिठाया गया। लेकिन जो उस समय का नया ठाकुर था वो इंटरेस्टेड था ओनली प्लीजर में, मतलब वो जनता पे ध्यान नहीं देता था। प्राइसेस जो थे वो बढ़ने लगे धीरे धीरे, बिकॉज ये काफ़ी अय्याश था ठाकुर, जिसके वजह से कंट्रोल नहीं हो पाया मार्केट पे। मोनोपोली जो थी वो बढ़ती चली गई, और प्राइसेस का राइज होता गया, एंड कहीं ना कहीं जो डिसकंटेंट था लोगों में वो बढ़ता चला गया। तो इस डिसकंटेंट ने जन्म लिया मूवमेंट के तौर में। तो फर्स्ट जो मूवमेंट हुआ वो ग्रुप वाइज मूवमेंट हुए, जिसको पहले जो मूवमेंट हुआ उस ग्रुप को लीड किया गया मनसुख लाल मेहता और अमृतलाल सेठ के द्वारा, एंड लेटर ऑन इसको बलवंत राय मेहता ने इसको लीड किया। अनदर जो मूवमेंट हुआ उसको फूलचंद शाह ने, और जो तीसरा मूवमेंट हुआ उसे विराजलाल शुक्ला ने लीड किया था, और सुकिया, एक्चुअली शुक्ला ने सुकिया। एंड जो फोर्थ ग्रुप था उसको लीड किया था कुछ गांधीयन कंस्ट्रक्टिव वर्कर्स जो थे, जो गांधीयन आइडियोलॉजी में विश्वास करते थे, उन्होंने इसको लीड किया। तो 4 फेज में यहाँ पे मूवमेंट हुआ, तब जाके कहीं राजकोट को आज़ाद कराया गया। तो बहुत मुश्किल से इसको प्रिंसली स्टेट से हटाकर, और इनफैक्ट इंडिया में तो बड़ी मुश्किल से मतलब मिलाया ही नहीं जा सका। लास्ट में तो मिल ही गए, लेकिन शुरुआती दौर में जो प्रयास बहुत पहले से हो रही थी 1920-21 के आसपास ही, उसमें सक्सेस नहीं मिली। इनफैक्ट गांधी जी के आने के बाद भी इस मूवमेंट में इसको सक्सेस नहीं मिली थी। गांधी जी फेल हो गए थे राजकोट को मिलाने में, इसलिए एग्जाम्पल यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है। अब देखो जेठालाल जोशी जो कि एक गांधीयन वर्कर थे, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया 800 लेबर को। ये लेबर थे कॉटन मिल के। किस लिए ऑर्गेनाइज किया गया था? ताकि जो दरबार था, दरबार मतलब जिसको हेड कर रहे थे उस समय के ठाकुर, ठीक है, उसे दरबार कहा जाता था, उसको कहीं ना कहीं डिमांड रखा गया था कि भाई टैक्सेस कम करो, स्टेट का एक्सपेंडिचर कम करो। इसके लिए ये 800 लोगों को ऑर्गेनाइज किया गया था, जिन्होंने 21 दिन का स्ट्राइक रखा 1936 में, और यहाँ पे झुकना पड़ा। यहाँ पे जो दरबार था, या फिर जो सो कॉल्ड प्रिंसली स्टेट का गवर्नेंस मैकेनिज्म कह सकते हो। और भाई प्रिंसली स्टेट है तो वहाँ पे दरबार तो लगेगा ही, तो ये दरबार सारे डिसीजन लेता था। दरबार को लास्टली झुकना पड़ा ये डिमांड के ऊपर। जेठालाल जोशी के द्वारा जो लीड किया गया था, जिन्होंने 800 लेबर को ऑर्गेनाइज किया था, और एक कॉटन मिल के ये सब लेबर थे। 21 दिन का स्ट्राइक हुआ, 1936 की ये बात है। और इन्होंने जो डिमांड रखा, जैसे कि टैक्सेस को कम किया जाए, स्टेट का एक्सपेंडिचर जो था बहुत ज़्यादा था। अब यार जनता मर रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टेट अपना दनादन खूब खर्च कर रहा है, तो ये भी ठीक नहीं है ना। तो ये डिमांड ये सब रखा गया और इसे पूरा भी कर दिया गया, ठीक है। सो initial response, there was no response from the Darbar, but the Pansad workers organized a protest against the gambling at Gokula Smathi fair. They were severely beaten up, and a session of the Parishad presided over by Sardar Patel demanded a committee to frame proposals for the responsible government. Darbar asked the resident to appoint a British officer as a Diwan, and कैडल टुक ओवर। तो देखो भाई, ये इतनी आसानी से हुआ नहीं। ये जो दरबार था ना, इसने शुरुआती दौर में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इनफैक्ट इसने ये भी बोला कि भाई जो भी कमिटी बनाओ, उस कमिटी में ब्रिटिश ऑफिसर को लाओ, बिकॉज हम नहीं मानते कि इंडियन इसको डिसाइड कर सकते हैं, ये कमिटी कोई डिसीजन पे पहुंचेगी, ठीक है। तो कैडल ने इस कमिटी को टुक ओवर किया, ठीक है, कैडल ने इस कमिटी को टुक ओवर किया। उसके बाद क्या हुआ? सत्याग्रह शुरू हुआ, बिकॉज ये कहीं ना कहीं जो उस समय के लोग जो ये मूवमेंट कर रहे थे उनको पसंद नहीं आया कि कैडल भाई टुक ओवर करे, ठीक है। और कहीं ना कहीं दरबार के डिसीजन से वो लोग नाखुश थे। इस दरबार मानने को तैयार नहीं थी जो भी ये लोग अपना डिमांड रख रहे थे। तो सत्याग्रह तो होना ही था।
और सत्याग्रह हुआ और इसमें जो लैंड रेवेन्यू था उसको विथहोल्ड किया गया, जो सत्याग्रही थे उन्होंने विथहोल्ड किया, एंड मोनोपोली राइट जो दिया जा रहा था उस समय मार्केट से रिलेटेड उसको भी डिफाइंस किया गया उसका, एंड जितने भी गुड्स उस समय की स्टेट जो बना रही थी, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे राजकोट स्टेट की, उसे भी बाइकाट करने का प्रण लिया गया और इनफैक्ट किया भी गया इस मूवमेंट में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। The agreement that was reached on 26 December 1938 provided for a limit on the Thakur's privy purse and the appointment of a committee of 10 state subjects or officials to draw up a scheme of reform, and this was the widest possible power to the people। ठीक है, मतलब रिफॉर्म में ये बोला गया कि पीपुल जो थी, जनता जो थी यहाँ की, उसको वाइडेस्ट पॉसिबल पावर भी दिया जाए। तो देखो एक एग्रीमेंट तो हो गया दोनों के बीच में, किसके, तो दरबार और जो सत्याग्रही थे उनके बीच में 26 दिसंबर 1938 को ये एग्रीमेंट हो गया कि जो ठाकुर का जो पावर है प्राइवी पर्स मतलब कि वो कितना खर्चा करेगा उसको कम किया जाएगा और एक कमिटी बनाई जाएगी 10 लोगों की जो रिफॉर्म कैसे किया जाएगा राजकोट में वो डिसाइड करेंगे और कैसे जो जनता है वहाँ की वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पावर दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब ये जो एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसको ये पसंद नहीं था कि ठाकुर जो था वो कहीं ना कहीं ये जो सत्याग्रही थे उसके सामने झुके। तो अब भाई देखो ब्रिटिश के जो इच्छा थी उसके अगेंस्ट में ठाकुर ने जाके ये सब किया था कि एग्रीमेंट कर लिया था। तो जो ये ओपन डिफायंस दिखाया था ठाकुर ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रेशर बनाया ठाकुर के ऊपर। तो ठाकुर ने अगेन ठाकुर को इंस्ट्रक्ट किया गया बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई जो भी आपने सरदार के साथ, सरदार पटेल ने एक लिस्ट ऑफ मेंबर दिया था जिसमें बेसिकली बात जो हुई थी कि जो कमेटी बनेगी उसमें 10 जो स्टेट के सब्जेक्ट होंगे वो सरदार पटेल ने लिस्ट दे दिया था कि भाई ये लोग मेंबर बनेंगे इस कमेटी के। लेकिन यहाँ पे प्रेशर बनाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, बोला कि जो ये सरदार ने दिया है ना ये लिस्ट 10 लोगों का, इसे तुम रिजेक्ट कर दो, ठाकुर को बोला गया। एंड जो भी वो जो लिस्ट आया था उसे ठाकुर ने रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे ठाकुर ने रिजेक्ट कर दिया और रीजन क्या दिया कि जो लिस्ट में जो नाम है जिसे पटेल ने सेंड किया है उसमें ओनली ब्राह्मण एंड बनियाज है, उसमें राजपूत मुस्लिम या फिर डिप्रेस्ड क्लास का नाम नहीं है। ठीक है, राजपूत मुस्लिम और डिप्रेस्ड क्लास का नाम नहीं है, इस वजह से इसे रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन ये तो मतलब इन्होंने कहा था, लेकिन मोटिव तो वही था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रेशर में ठाकुर आके काम कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। देन अब ये देखो भाई जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये पीछे मुकर गई। ठीक है, दरबार पीछे मुकर गया, इनफैक्ट ठाकुर पीछे मुकर गया, जिसकी वजह से क्या था वो जो सत्याग्रह इन्होंने विड्रॉ किया था फिर से उस सत्याग्रह को शुरू कर दिया गया 26 जनवरी 1939 में। और यहाँ पे जो कस्तूरबा थी गांधी की वाइफ, इनका तबीयत भी उस समय ठीक नहीं था, इनकी जो शारीरिक स्थिति थी वो काफ़ी जर्जर हालत में थी, लेकिन इनमें जज्बा बहुत ज़्यादा था और इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये उस रीजन में गई, राजकोट रीजन में, और इनके साथ में गई मनी बेन पटेल जो सरदार पटेल की डॉटर थी, वो भी गई साथ में। इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, इनको डिटेन किया गया एक ऐसे गांव में जो कि 16 माइल दूर था राजकोट से। ठीक है, अब भाई यहाँ पे क्या हुआ अगेन, अब यहाँ तक महात्मा की एंट्री नहीं थी, महात्मा मतलब गांधी जी की, महात्मा की एंट्री होती है राजकोट में और मार्च जो सत्याग्रह था उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। जो सत्याग्रह ये चल रहा था गांधी जी के इंस्टेंस पे इसको सस्पेंड किया गया। ये गांधी जी ने जब सस्पेंड किया ना तो कहा कि मैं इसलिए सस्पेंड करवा रहा हूँ ताकि वे फॉर नेगोशिएशन खुले, जो नेगोशिएशन किया जाए उसके लिए एक रास्ता खुले और मैं बात करूंगा यहाँ के ठाकुर से। एंड गांधी जी ने इनफैक्ट एक अल्टीमेटम भी दिया ठाकुर को, बोला कि अगर भाई 3 मार्च तक अगर दरबार ने अगर एक्सेप्ट नहीं किया उस एग्रीमेंट में जो बातें हुई थी उसको दरबार अगर नहीं मानी तो हम लोग जो है, इनफैक्ट मैं जो हूँ, ठीक है, वो फास्ट करूँगा, फास्ट अनटू डेथ। ठीक है,
और देखो डेफिनेटली ऐसा तो होना नहीं था कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे इतनी आसानी से, तो उन्होंने एक्सेप्ट तो किया नहीं, तो गांधी जी ने अपना फास्ट भी स्टार्ट कर दिया। सो ही बिगेन हिज फास्ट। ठीक है, तो फास्ट शुरू हुआ तो क्या हुआ भाई, फास्ट शुरू हुआ 7 मार्च को फास्ट शुरू हुआ ना, तो उस समय एक्चुअली गांधी बहुत बड़ा नाम था। गांधी जी का नाम वैसे ही बहुत सारे मूवमेंट करने की वजह से गांधी जी का नाम काफी प्रचलित हो गया था, और इनफैक्ट उनकी तबीयत भी उस समय बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी, बिकॉज एज हो गया था उनका। और फास्ट का मतलब ये था कि उनका हेल्थ और डिटेरिएट होगा, और वो इनफैक्ट उनकी जान भी जा सकती थी। और इस वजह से एक्चुअली वायसराय को क्या दिक्कत है, वायसराय तो जान चली जाए तो उसको कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन वायसराय को ये लगा कि अगर इसकी जान चली जाएगी तो उसमें और जनता में रिसेंटमेंट आ जाएगा। तो वायसराय ने कहीं ना कहीं बोला, गांधी जी को एश्योरेंस दिया कि भाई ठीक है, आप अपना फास्ट